स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के अंतर्गत मृतक आश्रितों और परिवहन विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज जो मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आए हैं और जो पहले भी आ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पधारने पर मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं उन 16 बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्हें परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण दिलाने के उपरांत आज लाइसेंस देकर उन्हें एक तरह से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है, अग्रसर किया गया है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो आगे बढ़े हैं और आज जिन चालकों, परिचालकों व सहायक लेखाकारों को जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत से, लगन से आपको जो नया ये दायित्व मिला है, उस दायित्वों के कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत और ध्येय मानकर जीवन का ये आपका ध्येय होना चाहिए कि संकल्प जब होता है उसमें विकल्प नहीं होता है। और ये भी आपका संकल्प है कि आपको अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और पहले दिन से देखिए, कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ। अब आपको सेवा तो मिल गई, जब तक सेवा नहीं मिलती है तब तक हम सोचते हैं सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। और सेवा मिलने के बाद थोड़ा सा हम कुछ दिनों तक तो रहते हैं अनुशासन में, नया नया अच्छा काम करना है, करना है, वो करना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अपने साथ हम अनुशासन नहीं बरतते हैं। अब इसमें एक काम जरूर है, विभाग की जो औपचारिकताएं हैं, विभाग का जो टाइम टेबल है, अनुशासन है, वो सब पर लागू होता है। लेकिन वो एक तरह से विभाग का टाइम टेबल है। आपको अपना टाइम टेबल अपने पर एप्लीकेबल करना है, अपना स्व अनुशासन बनाना है। हम सब देखिए, सूर्य भगवान जब आते हैं, सूर्योदय होता है, तब हमारे सारे काम शुरू होते हैं। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, गाड़ियां चलने लगती हैं, कारखाने, उद्योग, पूजा पाठ, दिनचर्या, सब काम सूर्य के आने से होते हैं। और जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा हो जाता है तो कई बार अंधेरे में कुछ उपद्रवी भी आ जाते हैं, गुंडे भी आ जाते हैं, बदमाश भी आ जाते हैं, घंटे बंद हो जाते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं, काम भी कम हो जाते हैं, सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं। अब सूर्य के आने से सब काम शुरू होते हैं और सूर्य के जाने से सब बंद हो जाते हैं। परिवहन सेवा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं, लेखाकार हैं, सभी का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग दिन रात जो यात्री हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और मुझे बताया गया पिछले दिनों की जो हमारा निगम है वो काफ़ी वित्तीय संकट से जूझ रहा था और उसके चलते हम लोगों को कई बार जो वेतन देने के लिए भी उसका बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राज्य सरकार की तरफ से अलग से हमको व्यवस्था करनी पड़ती थी। मंत्रिमंडल में हम जाकर जो है उसकी व्यवस्था करते थे। आदरणीय गणेश जोशी जी कह रहे थे कि हमारे जो आश्रित हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, मृतक आश्रितों का लाभ नहीं मिल पा रहा था और हम लोगों को भी बड़ा कष्ट होता था। खास तौर से जब मैं टनकपुर जाता था तो बार बार मुझे सब मिल जाते थे और मन में बड़ी दुविधा होती थी। एक दिन हैंकी जी भी थे वहाँ पर, मैंने कहा हैंकी जी इनको अब होना ही चाहिए। और हम लोग ने तय किया कि इनको लाभ दिया जाएगा, इनको आश्रितों को समायोजित किया जाएगा, उनको सेवा में रखा जाएगा।
और वहीं विधानसभा भवन देहरादून में सत्र शुरू होने के पहले कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र में शामिल होने से पहले इस सत्र को मर्यादा स्वरूप चलाए जाने के लिए सभी सदस्यों से आग्रह किया गया। साथ ही सत्र में होने वाले तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बता दें, यह सत्र विशेष रूप से उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि सत्र से पूर्व ही विपक्षी पार्टियां यूसीसी का ड्राफ्ट ना मिल पाने के कारण विरोध करती नजर आ रही हैं। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने यूसीसी को पूरी तरह धर्म विरोधी बताया और वहीं इस सत्र में इस कानून का विरोध करने की चेतावनी भी दी गई। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने यूसीसी ड्राफ्ट को विपक्ष को उपलब्ध कराने और इसका अध्ययन करने का वक्त देने की बात कही है। तो सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और विपक्ष ने यूसीसी को लेकर जो है हमला किया है। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां यूसीसी को पूरी तरह से जो है कानून विरोधी बताया गया है विपक्ष की ओर से, और सत्र में होने वाले मुद्दों पर भी इस दौरान जो है चर्चा हुई है। तो ये देहरादून से खबर सामने आ रही है, विपक्ष जहां सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, सत्र में होने वाले मुद्दों पर जो है चर्चा भी हुई और यूसीसी पर विपक्ष का जो है हमला देखने को मिला, जहां यूसीसी को विपक्ष की ओर से कानून विरोधी बताया गया। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और यूसीसी को पूरी तरह धर्म विरोधी बताया गया। कार्य मंत्रालय की बैठक हुई और उसमें जो बात कही गई कि यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 को उस पर चर्चा हो। सर, ऐसा नहीं लगता कि पहले विपक्ष को वो यूसीसी का ड्राफ्ट देना चाहिए था, उस पर अध्ययन करते? नहीं, देखिए, जो परंपराएं होती है, जब कोई भी जो यूसीसी का मसौदा है उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है। ये तो परंपरा है। और देखिए, आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई है जिसमें यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार द्वारा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया और हमने कहा कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकें। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है। कल कंडोलेंस होगी। उसके बाद आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स एमएलएज हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा। कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्यवाही करके उसके बाद हमारी जो सदन है कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं अभी फिलहाल जो विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कार्य मंत्रण की जो बैठक है वो संपन्न हुई है। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो सर्वदलीय बैठक जो संपन्न है वो उसमें हुई है और जिसकी अध्यक्षता खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की और उसमें चर्चा की गई कि किस तरह से जो पूरा विधानसभा सत्र रहने वाला है 5 से 8 फरवरी तक और उससे स्वार्थपूर्ण बनाने के लिए सभी दल के जो नेता है उनसे वार्ता की गई। अगर इसमें नेताओं की मैं बात करूँ तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष
प्रीतम सिंह थे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद थे, और साथ साथ जो कानपुर के बीएसपी के विधायक हैं मोहम्मद शहजाद उसमें मौजूद थे। तो सभी विधायकों से आज बातचीत करी गई, और जो विपक्षी नेता है और साथ साथ जो सत्ताधारी नेता है उनसे वार्ता की गई कि कल से जो ये विधानसभा सत्र होने जा रहा है उसमें पूरी तरह से जो सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए इस पर चर्चा की गई। वहीं अगर मैं जो बैठक की गई उसके बाद जो मंत्रालय की उसमें जो अहम चर्चा की गई, किस तरह से जो मुद्दे रहने वाले हैं उस पर चर्चा की गई है। तो तमाम इस बार की मैं बात करूं तो सबसे मुख्य जो मुद्दा रहने वाला है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहने वाला है, और सरकार का ये कहना है कि इसे पटल पे लाया जाएगा और इसे कानून पारित किया जाएगा, और इसी का इंतजार किया जा रहा है। और जब ये पटल पर आएगा तो इस पर चर्चा की जाएगी और इसे कानून बनाया जाएगा, और उसके बाद जो उत्तराखंड है वो देश का पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी को अपने राज्य में लागू करेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ में तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? देखिए, कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 5 से 8 फरवरी तक ये पूरे सत्र चलेंगे, और विशेष सत्र का मकसद यही था राज्य सरकार का कि जब यूसीसी का ड्राफ्ट मिले तो उसे पटल में रखा जाए और इसे कानून बनाया जाए, और इसी के तहत ये विशेष सत्र बुलाया गया है। और आज इसकी जो कार्य मंत्रालय की बैठक है उसे आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे थे, और साथ साथ अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इसमें मुख्य तौर पर थे, और लक्सर के जो विधायक है बीएसपी के मोहम्मद शहजाद वो वहां पर शामिल थे। तो तीनों ने जो बैठक है वहां पर मौजूद रहे, साथ साथ इसकी अध्यक्षता रितु खंडूरी ने की। तो कहीं ना कहीं जो सौहार्दपूर्ण और साथ साथ जिस तरह से विधानसभा सत्र चलता है और किस तरह से उसकी रूपरेखा रहने वाली है और किस तरह से जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे, तो इसी के तहत आज बैठक की गई। और ये कल तक की जो बैठक है दोबारा भी ये बैठक होगी कल शाम को जब विधानसभा सत्र हो जाएगा, क्योंकि पहला दिन जो होता है वो कॉन्डोलेंस का होता है, क्योंकि जो मंगलौर के विधायक थे इस पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था शरबत करीम अंसारी का। तो उनको कॉन्डोलेंस देने के लिए पूरा दिन ये पहला दिन सत्र का होता है। तो 6 तारीख से माना जा रहा है जो मुख्य विषय होंगे उन्हें लाया जाएगा। 6 तारीख से सरकार भी कह रही है कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट होगा वो सदन में रखा जाएगा। तो इसी के तहत जो बैठक है वो आयोजित की गई। वहीं शरबत करीम जो लक्सर के बीएसपी विधायक है मोहम्मद शहजाद, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम पूरी तरह से यूसीसी का जो विरोध है वो इसमें करेंगे। वहीं जो कांग्रेस है वो समय मांग रही है कि कम से कि हमें वो जो ड्राफ्ट है वो हमें अभी सौंप दिया जाए, और ताकि हम उस पर अध्ययन करें, और जब यूसीसी को पटल में लाया जाए तो हमारे पास उसके सवाल हो, जो ड्राफ्ट हो उसके बारे में चर्चा की जा सकते खुल के। और कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि इस बार जो अन्य मुद्दे हैं उन्हें विधानसभा में ना उठाया जाए, सिर्फ यूसीसी को उठाया जाए, क्योंकि देश में जो यूसीसी है पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा, और ऐसे में बाकी राज्यों में एक प्रेरणा सूत्र बनेगा। ऐसे में बहुत जरूरी है जब ये कानून लागू हो तो ऐसे में बहुत गंभीर रूप से चर्चा हो। और इसी के तहत जो पूरा सत्र कांग्रेस की तरफ से मांगा गया है कि सिर्फ यूसीसी पे चर्चा हो, लेकिन अब देखना होगा कि 6 तारीख से जो यूसीसी का जब ड्राफ्ट आएगा सदन पर तो विपक्ष किस तरह से तैयार है। जी तुषार, उत्तराखंड में जो है विशेष सत्र यूसीसी लागू करने के लिए बुलाया गया, लेकिन बजट से सत्र से पहले ही जो है विपक्षी पार्टियां इस पर हमलावर है, इसे पूरी तरह धर्म विरोधी बता रही है। जी, इस तरह से भाजपा के जो लक्सर विधायक है मोहम्मद शहजाद, उनका बयान सामने आया। उनसे पूछा गया जब यूसीसी के बारे में तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ बताया कि ये धर्म विरोधी है और ये कानून उत्तराखंड के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। उत्तराखंड के लिए ये बिल्कुल भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसी के तहत यहाँ पर जो विपक्ष के नेता है वो तैयार है कि किस तरह से यूसीसी को जब सदन में लाया जाएगा तो उनके सवाल उसके लिए तैयार रहेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो कानून है वो उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में अगर बाहर ये कानून लागू नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति बाहर जाकर कुछ
कार्य करता है या फिर वो कानून के हित में आता है तो वो उस पर मान्य नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्र के तौर पर भी इसमें कोई कानून आ सकता है। विपक्ष लगातार जो राज्य सरकार के जो ड्राफ्ट बना है, क्योंकि अभी तक सामने नहीं आया ड्राफ्ट में क्या क्या बातें लिखी है, लेकिन विपक्ष अभी से तैयार है और लगातार जो राज्य सरकार है उसे घेरने का काम कर रहा है। और जब ये सदन में लाया जाएगा 6 फरवरी को, तो वहां पर भी जो विपक्ष है एकजुट होकर इसका विरोध करेगा और इसी के तहत यूसीसी अगर ड्राफ्ट आता है तो उसमें गंभीर चर्चा की जाएगी। सरकार इसे पूरी तरह से चाहेगी कि इसे कानून बनाया जाए, लेकिन विपक्ष पूरा प्रयास करेगा कि यूसीसी फिलहाल उत्तराखंड में ना आए। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा सत्र को सौहार्दपूर्ण विधानसभा सत्र पूरा करने के लिए चर्चा की गई। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं अभी फिलहाल जो विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कार्य मंत्रण की जो बैठक है वो संपन्न हुई है। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो सर्वदलीय बैठक जो संपन्न है वो उसमें हुई है और जिसकी अध्यक्षता खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की और उसमें चर्चा की गई कि किस तरह से जो पूरा विधानसभा सत्र रहने वाला है 5 से 8 फरवरी तक, और उससे स्वार्थपूर्ण बनाने के लिए सभी दल के जो नेता है उनसे वार्ता की गई। अगर इसमें नेताओं की बात करूँ तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह थे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद थे और साथ साथ जो खानपुर के बीएसपी के विधायक हैं मोहम्मद शहजाद उसमें मौजूद थे। तो सभी विधायकों से आज बातचीत करी गई और खबर देहरादून से है, जहां 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जो 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने एक कमर कस ली है। इस बार विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। दिल्ली संसद में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र में बिना पास के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे वह कर्मचारी हो या फिर मीडिया कर्मी। एसएसपी ने तमाम क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया गया। पाँच तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है और खासकर इस तरह के लोग जो उनके पास पासेस नहीं है या अंदर जाना चाहते हैं, बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं होगी और सभी की इसमें चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही सबको प्रवेश दिया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड में शूटिंग अभ्यास के लिए खिलाड़ियों को अब जल्द शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। दरअसल पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि शूटर्स को शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की आवश्यकता होती है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से उन्हें समस्या से अवगत कराया गया। केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में राज्यों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर जरूरत है तो उनके सर्टिफिकेट का परीक्षण कर लें। उनके उपरांत जल्द ही खिलाड़ियों की लाइसेंस जो है प्रदान किए जाएंगे। देखिए, जो हमारे शूटर्स हैं स्वाभाविक रूप से उनको शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की आवश्यकता रहती है और ऐसे हमारे प्लेयर जो राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जब उनको अभ्यास करने के लिए जब लाइसेंस इशू नहीं होगा तो वो अभ्यास क्या करेंगे। तो चूंकि मेरे पास में व्हाट्सएप पर ऐसे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम कई समय से हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन संबंधित थाना जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत उसकी पीड़ा हुई और उसके बाद से मैंने जो गृह सचिव है उसको भी और जो डीजीपी हैं उनको भी उन दोनों को इंगित करते हुए एक पत्राचार किया है
कि इस विषय को हम लोग गंभीरता से लें, क्योंकि संबंधित शूटर को संबंधित प्रतियोगिताओं में जाना होता है, उससे पहले तैयारी करनी होती है और प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए गन की आवश्यकता रहती है और वो गन भी बहुत महंगी होती है। तो समय रहते हुए उसकी प्रतियोगिता प्रभावित ना हो, वो वहां से मेडल लेकर आता, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें समय कतई ना लगाएं, भारत सरकार ने भी इसमें छूट दी है। आप बेशक उनके सर्टिफिकेट्स का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत में आप शीघ्र कार्रवाई करते उन्हें लाइसेंस जारी करें। इस बात का समर्थन जो है मैंने किया है और मैंने इसके लिए डीजीपी को आवश्यक दिशा निर्देश इस दिशा में देने के लिए भी कहा है। मुझे उम्मीद है कि चूंकि वे इस विभाग में पहले भी काम कर चुके हैं, वो इस समस्या से अवगत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें कोई उचित कार्रवाई करें। और भारत की सबसे खूबसूरत जगह औली, बर्फबारी के बाद अब औली पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद औली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही है, जहां चारों तरफ बर्फ के सुंदर नजारे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पर्यटक खूब जमकर मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। औली में सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए पर्यटक मौजूद हैं। वहीं पर्यटक पहुंचने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। औली में आज भी तकरीबन 1 फीट के आसपास बर्फ जमी हुई है। तो ये औली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है और इस दौरान जो है देश विदेश के कोने कोने से जो पर्यटक हैं वह यहाँ पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के मजे ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और बर्फबारी ने जो है हर तरफ अपनी चादर बिछा दी है और ये नज़ारा काफी खूबसूरत हो गया है। तो व्यवसायियों के चेहरे भी इस दौरान जो है खिल उठे हैं और पर्यटक जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग इस बर्फबारी के मज़े ले रहे हैं। देश के कोने कोने से, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद लेने यहाँ आ रहे हैं। तो बर्फ की सफ़ेद चादर में औली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ढकी हुई है। और बर्फबारी ने पर्यटन को बढ़ा दिया है। और वहीं देहरादून में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक HS बावेजा को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद बावेजा अब हिमाचल के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुई है। बावेजा को बचाने के लिए सरकार ने पहले भी CBI जांच रुकवाने का प्रयास किया था। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।